ये लड़का हॉस्पिटल में कोमा से उठता है, जिस पर पता चलता है कि वो एक्चुअली फ्यूचर में 40 इयर्स आगे आ चुका है। असल में पास्ट में सीईओ एक मॉन्स्टर था और उसकी टीम बैटल हार रही थी, जिस पर वो अकेले ही अंदर चला जाता है। ये देखकर सब लोग टेरिफाइड फील करते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि उन्हें बस इतना करना है कि उसकी स्टोरी को एक ग्रेट हीरो की तरह बुक में लिख देना है। इसके बाद सीईओ खुद को और सबको साथ में सील कर देता है और डेकेड्स तक एंडलेस मॉन्स्टर्स से फाइट करता रहता है। लेकिन करीब 20 इयर्स के बाद वो हॉस्पिटल में फिर से होश में आता है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन वो खुद एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। फिर जब सीईओ अपना स्टेटस चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसकी अप्रेजल और थ्रो एबिलिटीज चोरी हो चुकी होती है, लेकिन इसके साथ ही उसने एक न्यू इंसेन स्किल अवेकन कर ली होती है, इमॉर्टैलिटी। यानी अब वो डेथ से इम्यून हो चुका है, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट रूल करते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी अपनी डेली रूटीन में बिजी रहती है और उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो अकेले नहीं है। तभी स्ट्रीट पर एक मैन गलती से हुड पहने हुए फिगर से टकरा जाता है, जिस पर वो उसे देखकर बोलता है कि ध्यान से चला करो। आगे हमें पता चलता है कि अर्थ पर एक और सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही होती है। इसी के साथ ब्यूरर सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस रिवील होता है। ये ह्यूमंस अंडरग्राउंड रहते हैं और सरफेस पर रहने वालों से पूरी तरह अलग एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन होती है। इसके बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन के बीच ये सिविलाइजेशन सामने आती है। अचानक ब्यूरर सिविलाइजेशन के इन्वेजन से हर तरफ केओस फैल जाता है, जिस पर ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन के डेंजर का सामना करने लगती है। ह्यूमंस जल्दी काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी वेपन उन्हें डैमेज नहीं कर पाती। ये क्रीचर्स अपनी मिस्टीरियस पावर्स से खुद को डिफेंड करते हैं और मिलिट्री ग्रेड वेपन्स तक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन टर्न होने लगती है, क्योंकि ब्यूरर की स्ट्रेंज पावर्स ह्यूमंस को अफेक्ट करने लगती है और कुछ लोग स्पेशल पावर्स डेवलप कर लेते हैं जो एस्पर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद ये स्पेशल पावर वाले ह्यूमंस ब्यूरर के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के डंजन्स को एक एक करके डिफीट करते जाते हैं, जिससे ह्यूमैनिटी की होप की फ्लेम इग्नाइट होने लगती है। आखिरकार फाइनल डंजन का गेट ओपन होता है। स्प्रिंग 2005 में दुनिया के 7 बेस्ट एस्पर्स एक जगह गैदर होते हैं। वो फाइनल डंजन यानी बरोवर्स बेस पर अटैक करते हैं और लंबे वॉर का एंड कर देते हैं। इस कॉन्क्वेस्ट के बाद उन्हें ह्यूमैनिटी को सेव करने वाले 7 हीरोज कहा जाता है। उन्हें फेम मिलती है और वो लिमोजीन से उतरते हैं, जहां चारों तरफ कैमरा फ्लैशेस चल रहे होते हैं। पब्लिक और प्रेस उन्हें वेलकम करते हैं और उन्हें इमेंस वेल्थ और ऑनर मिलता है। लेकिन इन 7 में से एक पर्सन, सायोमेन याओप, कभी वापस नहीं आता है। 7 हीरोज का लीडर रिवॉर्ड्स एंजॉय नहीं कर पाता। उसके बदले उसके नाम पर एक स्टैच्यू अनवेल की जाती है। सर्वाइविंग हीरोज सेलिब्रिटीज बन जाते हैं और फॉलन हीरो एक लेजेंड बन जाता है, जिसके सम्मान में स्टैच्यू खड़ी होती है। फिर 17 इयर्स पास हो जाते हैं और एक नरेटर सोल के इंटरनेशनल बैटल अरीना में एक क्रिटिकल मोमेंट अनाउंस करता है। फ्रांस कोरिया के खिलाफ अपना अटैक लॉन्च कर चुका होता है, लेकिन कोरियन कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट नहीं कर पाते। तभी नरेटर कल्प्रिट का नाम अनाउंस करता है, नेथन बर्नार्ड। वो अकेले ही अपोजिंग टीम को स्लॉटर कर रहा होता है। फ्रेंच प्लेयर अपने ओपोनेंट पर अटैक करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। नेथन अकेले ही 6 किल्स सिक्योर कर लेता है। एक आदमी ब्रॉडकास्ट देखते हुए सोचता है कि इंटरनेशनल लीग बनने के बाद क्या कभी ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट किया है। कमेंटेटर्स बताते हैं कि वो इस ईरा के टॉप 3 एस्पर्स में से एक प्रूव हो रहा है और नेशनल टीम डिफीट के बिल्कुल एज पर है। कोरिया की तरफ से अब सिर्फ एक प्लेयर बचती है, बेक हयन। जीतने का चांस बहुत कम होने के बावजूद बेक हयन डायरेक्टली नेथन की तरफ चार्ज करती है। फिर वो अपनी सिग्नेचर विप यूज करके फ्रंटल अटैक करती है। ऑडियंस और कोच इस सीन को बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। हयन सीधे अपने वेपन से उस पर अटैक करती है, जिस पर नेथन बोलता है कि ये एग्जैक्टली वही है जो वो 7 हीरोज में से एक की डॉटर से एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर वो कहता है कि ऐसी टीम के साथ वो कभी जीत नहीं सकती। इसके जवाब में फ्रेंच प्लेयर काउंटर अटैक करता है और उसे डिफीट कर देता है। कोरिया हार जाता है और नेशनल टीम एक भी प्लेयर को डिफीट नहीं कर पाती। नेथन बर्नार्ड मैच का एमवीपी बन जाता है। क्राउड अफसोस करता है और याद करता है कि कैसे कोरियन एस्पर्स कभी पूरे ईरा को डोमिनेट करते थे। कोच सोचता है कि कई डंजन्स क्लियर करने के बावजूद वो न्यू टाइम्स के साथ पेस नहीं रख पाए। ये डिफीट कोच बेक जा के लिए बेहद क्रशिंग होती है। ये उस कंट्री के लिए डिस्ग्रेस बन जाती है जिसने सीमेन याप और बेक जू जैसे हीरोज को जन्म दिया था। वो रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है, टोटल डिफीट फेस करते हुए। कमेंटेटर्स मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ होने के बावजूद गेम काफी पैथेटिक रहा है और वो पब्लिक की डिसअपॉइंटमेंट इमेजिन करते हैं। ऑनलाइन मैसेजेस में पब्लिक का गुस्सा साफ दिखाई देता है। लोग सवाल करते हैं कि 7 हीरोज में से एक होने के बावजूद कोच खुद कम्पीट क्यों नहीं करता। क्राउड बू करता है, इंसल्ट्स शाउट करता है और न्यू नेशनल टीम की डिमांड करता है, यह कहते हुए कि बेक हयान ही उनकी एकमात्र प्लेयर है।
एक स्पेक्टेटर चिल्लाता है कि उसने ऐसा मैच देखने के लिए पैसे नहीं दिए थे। बेकजू, जो 7 हीरोज में से एक है, एम्प्टी गेम पॉड्स को देखते हुए इस मैस पर अफसोस करता है। नेशनल टीम के हेड कोच के रूप में उसका तीसरा गेम भी डिफीट में खत्म हो जाता है। प्लेयर मॉड्यूल से डिस्कनेक्ट करती है और बैटलफील्ड से कनेक्शन एंड हो जाता है। वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे क्राउड बोल रहा हो कि हान के अलावा सब रिप्लेसेबल है। इसके बाद वो खुद से पूछती है कि क्या कोरियन एस्पर्स की फेमस विल पावर और स्ट्रेंथ अब पास्ट की बात बन चुकी है। कोच हॉलवे में चलते हुए कहता है कि उनकी मेंटालिटी और स्किल लेवल दोनों लो है और बेस्ट लोग बहुत पहले ही जा चुके हैं। फिर वो खुद से मानता है कि बेस्ट इसलिए चले गए क्योंकि वो मर चुके हैं। वो हॉलवे के बीच में रुक जाता है, एक गहरी साई लेता है और योप का नाम बुलाता है। जे ऊपर देखता है और वॉल पर लगी एक ओल्ड फोटो को देखता रहता है। वो कहता है कि काश उसका फ्रेंड अभी भी अलाइव होता। तभी डोरवे पर कोई आता है और उसे बताता है कि इंटरव्यूज के लिए जाना चाहिए। यंग मैन कहता है कि सब लोग वेट कर रहे हैं। यह सुनकर कोच साई करता है और अग्री करता है कि वो जाकर सिटीजन से अपॉलॉजी करेगा। फिर वो यंग मैन के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि यही एक रीजन है जिसके लिए उसे कोच बनाया गया था। जे पलटकर कहता है कि इस टीम के साथ वो जीत नहीं सकते, ये लोग बहुत वीक हैं और सही मेंटालिटी नहीं रखते। असिस्टेंट आर्ग्यू करता है कि उसे अभी ज्यादा टाइम कोचिंग करते हुए नहीं हुआ है और ये तो बस बिगिनिंग है। लेकिन कोच कहता है कि वो इंटरव्यू के दौरान रेजिग्नेशन सबमिट करेगा। वो डोर की तरफ चलता है और कहता है कि जब तक सियोमन याओप उस डोर से चलकर अंदर नहीं आता तब तक सब इम्पॉसिबल है और अगर वो चला गया तो नेशनल टीम पूरी तरह होपलेस हो जाएगी। कोच खुद से कंफर्म करता है कि वो ये चांस लूज नहीं कर सकता। फिर वो डिसाइड करता है कि इस बार उसे सच में रिजाइन करना चाहिए। तभी अचानक उसकी जैकेट पॉकेट में फोन रिंग करने लगता है। कॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट का होता है और वो सोचता है कि शायद उसे लेक्चर मिलने वाला है। वो कॉल उठाता है और प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या उसने न्यूज सुनी है। जे जवाब देता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि नेशनल टीम हार चुकी है और कंट्री को डिसग्रेस मिला है। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात से डिनाई करता है, जिस पर कोच पूछता है कि आखिर बात क्या है। शॉक में कोच पूछता है कि प्रेसिडेंट ने अभी क्या कहा। उसी समय स्काई से एक फिगर हाई स्पीड पर एक पोर्टल से गिरता है। वो फिगर एक क्राउडेड स्क्वायर के बीच में लैंड करता है और इम्पैक्ट से आसपास के लोग चौंक जाते हैं। ग्वांगवामन स्क्वायर में लोग चिल्लाते हैं कि आर्मर पहना हुआ कोई इंसान स्काई से एडमिरल यीजुन शिन और किंग सजांग द ग्रेट की स्टैच्यूज के पास गिरा है। तीसरी स्टैच्यू उस एक आदमी की होती है जिसने अपने 6 फेलो हीरोज को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था और उसी ब्रोकन स्टैच्यू के बेस पर सियोमन याप बैठा हुआ दिखाई देता है। क्राउड उसे फिल्म करता है और आसपास के लोग उसका नाम चिल्लाते हैं, कंफर्म करते हुए कि वो सच में सियोमन याप ही है। फोन पर प्रेसिडेंट चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वो डेफ है और उसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। स्टैच्यू के सामने, जो उसी के ऑनर में बनी होती है, हीरो अपना सिर धीरे धीरे उठाता है। प्रेसिडेंट बिग न्यूज अनाउंस करता है कि सियोप अलाइव वापस आ चुका है। फ्लैशबैक में सियोप अकेले शैडो क्रीचर्स की पूरी हॉर्ड का सामना करता है। वो एक मॉन्स्टर के पावरफुल ब्लो को अपनी शील्ड से पैरी करता है। काउंटलेस एनिमीज उसकी तरफ रश करते हैं, अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। वो खुद को आने वाले कॉम्बैट के लिए ब्रेस करता है। शैडो क्रीचर्स उसे घूरते हैं और फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरकार डंजन डोर्स उसके पीछे बंद हो जाते हैं। वो कंफर्म करता है कि डंजन डोर्स पूरी तरह सील हो चुके हैं। अकेले ही वो मॉन्स्टर्स की आर्मी और उनके मास्टर को कन्फ्रंट करता है, जिस पर वो आने वाली बैटल के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। ऊपर से डंजन मास्टर उसे ऑब्जर्व करता है और फिर फाइट टिल डेथ के लिए चिल्लाता है। अचानक एक आदमी हॉस्पिटल बेड पर बैठ जाता है। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और बेड के एज पर बैठ जाता है। तभी एक वुमन रूम में एंटर करती है और कहती है कि वो आखिरकार जाग गया है। वो अपना हाथ सिर पर ले जाता है और पूछता है कि वो कहाँ है। नर्स बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है। यह सुनकर वो कंफ्यूजन में रिएक्ट करता है। फिर उसे पता चलता है कि ईयर 2021 है, 2005 नहीं, जिस पर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। एजिटेटेड होकर वो पूछता है कि उसने तो 2005 में फाइनल डंजन एंटर किया था। वुमन कहती है कि करंट सिचुएशन समझाने के लिए उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। इसके बाद वो टेलीविजन ऑन करती है और उसे देखने को कहती है। न्यूज एंकर दिन की न्यूज प्रेजेंट करता है, जिसमें सियोमेनॉम याओप पर रिपोर्ट चल रही होती है। रिपोर्ट में अनाउंस होता है कि 7 हीरोज का लीडर 17 ईयर्स बाद अलाइव वापस आ चुका है। जर्नलिस्ट बताता है कि वो स्काई से गिरा था और अनकॉन्शियस मिला था, लेकिन इंजरीज माइनर थी। न्यूज में यह भी मेंशन होता है कि 17 ईयर्स में वो बिल्कुल एज नहीं हुआ है। एक्सपर्ट सस्पेक्ट करते हैं कि ये इंसिडेंट स्पेस टाइम डिस्टर्बेशन की वजह से हुआ है। रिपोर्ट खत्म होने के बाद वो पूछता है कि क्या सच में 17 ईयर्स पास हो गए हैं। उसके लिए तो ये सब 2005 था, बस कुछ डेज पहले। नर्स कंफर्म करती है और बताती है कि इसी वजह से बाहर बहुत कमोशन मचा हुआ है। फिर वो विंडो की तरफ इशारा करती है और वार्न करती है कि रिपोर्टर्स उसके आने के बाद से बाहर कैंप किए हुए हैं। वो जर्नलिस्ट की क्राउड को देखता है और सोचता है कि 17 ईयर्स बाद भी कुछ चीजें चेंज नहीं हुई हैं। फिर वो मिरर मांगता है, जिस पर नर्स कहती है कि वो लेकर आती है। नर्स उसे मिरर देती है और पूछती है कि क्या ये ठीक है।
वो मिरर में देखता है और रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल भी एज नहीं हुआ है। वो सोचता है कि 47 की एज में वो ऐसा दिख ही नहीं सकता और सवाल करता है कि क्या ये सच में 17 ईयर्स बाद की वर्ल्ड है। तभी उसे अचानक रियलाइजेशन होता है। वो घबराकर पूछता है कि उसका सारा पैसा कहाँ गया। नर्स बताती है कि उसकी विल के हिसाब से सब कुछ चिल्ड्रंस फंड को डोनेट कर दिया गया था। ये सुनकर वो डिस्पेयर में चला जाता है। फिर वो अपने हाउस के बारे में पूछता है, जिस पर नर्स बताती है कि वो अब सोमन याउप्स हाउस नाम का म्यूजियम बन चुका है। इसके बाद वो कार के बारे में पूछता है जो चैरिटी ऑक्शन में सेल कर दी गई थी। यह सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। वो कंक्लूड करता है कि वो म्यूजियम में रह नहीं सकता और अब वो होमलेस और पेनीलेस हो चुका है। स्मान याप अफसोस करता है कि अगर उसे पता होता तो वो अपने लिए कुछ बचा लेता। नर्स उसे रियश्योर करती है और कहती है कि कोई उसे अबैंडन नहीं करेगा और मिस्टर बाइक जेजो पहले ही कांटेक्ट कर चुके हैं। वो वार्न करती है कि वो जल्द हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। वो अग्री करता है और नर्स कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ रही है और जरूरत पड़ने पर बेल बजाने को कहती है। अपनी आंखों से सब देखने के बाद भी वो इस पर बिलीव नहीं कर पाता। वो डिसाइड करता है कि डिटेल्स वो बाद में जे से पूछेगा। अभी के लिए वो अपनी फिजिकल हेल्थ चेक करने का सोचता है। फिर वो अपनी स्कैनर आइज एबिलिटी एक्टिवेट करता है। यही वो एबिलिटी थी जिसने उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया था। ये एबिलिटी उसे टारगेट की इन्फॉर्मेशन एनालाइज और विजुअलाइज करने देती है। वो करंट एबिलिटीज के साथ साथ फ्यूचर में अवेकन होने वाली डोरमेंट पावर्स भी डिटेक्ट कर सकता है। इसी की वजह से वो सबसे तेज डेवलप कर पाया था। इसी वजह से वो करियर की शुरुआत में ही डंजन रेड्स लीड करने लगा था। उसे याद आता है जब एक यंग मैन ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे अपना प्यूपिल बना ले। वही यंग मैन जे था जो आगे चलकर 7 हीरोज में से एक बना। सेमन याओप ने उसे एनालाइज किया था और पहले उसे फेलियर समझा था, लेकिन फिर उसे उसका सुपर हाई डेवलपमेंट पोटेंशियल दिखा। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वार्न करता है कि सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकता। यंग मैन प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। प्रेजेंट में वापस आकर वो अपनी एट्रीब्यूट्स एनालाइज करता है और देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड सेम है। फिर वो नोटिस करता है कि उसकी मेंटालिटी 110 है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है जब ह्यूमन स्किल लेवल की लिमिट 100 होती है। इसके अलावा उसे अपने स्टेटस में कुछ और भी दिखता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास एक न्यू एबिलिटी है जो पहले नहीं थी, इमॉर्टैलिटी। वो सोचता है कि इतनी पावरफुल एबिलिटी एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, क्योंकि न्यू एबिलिटी स्पेशल सिचुएशंस में डेवलप होती है। फिर वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये उसे लास्ट डंजियन फाइट में मिली होगी। तभी एक लाउड नॉइजन उसकी सोच को इंटरप्ट करता है। वो आवाज की तरफ टर्न करता है जब कोई उसे यॉब कहकर बुलाता है। डोर पर अचानक बिग जो दिखाई देता है। सोमयाओप सामने खड़े आदमी को देखता है और पूछता है कि क्या वो जे है। आंखों में आंसू लिए जे कहता है कि वो सच में वापस आ गया है। याप कमेंट करता है कि वो काफी वीक हो गया है। जे अपने आंसू पोंछता है और कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि सब कुछ पीसफुल रहा है। बाद में रूफटॉप पर याप पूछता है कि क्या उसने रोना बंद किया। जे कहता है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब बंद करेगा। आंसू अपने आप निकल आते हैं, जिस पर याप कहता है कि वो अभी यंग है और इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर याप टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्या उसने अपना प्रॉमिस रखा। जे पूछता है कि कौन सा प्रॉमिस। याप उसे उसकी बायोग्राफी की याद दिलाता है और तब जे को याद आता है। वो बताता है कि उसने फैंटेसी नॉवेल्स के लिए फेमस गोस्ट राइटर हायर किया था। याओ पूछता है कि क्या स्टोरी की शुरुआत उसके एग से हैच होने से होती है। बुक के अलावा डॉक्यूमेंट्री और फिल्म ने उसे एक मिथिकल गॉड जैसा बना दिया था। प्लॉट्स चाहे बैड थे, फिर भी सब कुछ वायरल हो गया था। मूवी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस हिट रही थी। सोप कैजुअली पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि उसे लगा था वो डंजन में मर गया है, लेकिन 17 ईयर्स बाद हॉस्पिटल में जाग गया। वो जानता है कि वो डिलीरियस नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा है और हालत और खराब तब हो जाती है जब वो वर्ल्ड सेव करने के बाद भी गरीब और होमलेस है। जे उसे रियश्योर करता है और कहता है कि दोस्त इसी के लिए होते हैं और वो पैसे में हेल्प करेगा। याप कमेंट करता है कि वो सच में ग्रोन अप हो गया है और पूछता है कि क्या उसने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा कमाया। फ्रेंड बताता है कि डंजन रिवॉर्ड से उसने पैसा कमाया और एक लिमिट के बाद इंसान खा और आराम ही कर सकता है। याप पूछता है कि इतना क्लूलेस गाय बिजनेस चलाते हुए बैंकरप्ट कैसे नहीं हुआ। जे एडमिट करता है कि उसने भी यही सोचा था, इसलिए उसने प्रोफेशनल हायर कर लिया था। याप फिर पूछता है कि क्या वो अब अनएम्प्लॉयड है। जे डिनाई करता है और कहता है कि उसके पास जॉब है। क्यूरियस होकर याप पूछता है कि वो क्या करता है। जे रिवील करता है कि वो नेशनल टीम का हेड कोच है। याप पूछता है कि उसने ये इतना धीरे क्यों कहा और वो किस तरह का कोच है। जे उसे थोड़ा वेट करने को कहता है। फिर वो अपना फोन दिखाता है जिसमें एक मैच चल रहा होता है और उसे देखने को कहता है। याप फोन की इमेजेस देखता है और पूछता है कि क्या ये वही डंजन्स नहीं है जिन्हें उन्होंने रेड किया था और क्या वो डिसअपियर नहीं हो चुके थे। फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि ये वर्चुअल रियलिटी स्पोर्ट है जिसे बैटल ग्राउंड कहते हैं। जाहो बताता है कि वर्चुअल रियलिटी डंजन्स बनाए जाते हैं और 2 टीम्स उस फील्ड पर फाइट करती है स्पोर्ट के तौर पर। वॉर के बाद एस्पर्स को इस न्यू बिजनेस में यूज किया गया
जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। याप कहता है कि ये तो बच्चों का खेल लगता है। फ्रेंड जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बेस्ट प्लेयर्स में कुछ ऐसे हैं जो 7 हीरोज के बराबर फाइट कर सकते हैं। बैटल ग्राउंड वर्ल्ड कप रैंकिंग एक नेशन की प्राइड होती है। याप पूछता है कि कोरिया की रैंकिंग क्या है। जे इस सवाल से शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या वो बूढ़ा होकर डेफ हो गया है। फिर वो कोरिया की रैंकिंग दोहराता है। याप आर्ग्यू करता है कि कोरिया के पास तो कई स्ट्रॉन्ग एस्पर्स थे, तो रैंकिंग हाई होनी चाहिए। ऑनेस्ट होते हुए जे बताने लगता है कि कोरिया लास्ट प्लेस पर है, और यह सुनते ही याप के हाथ से कप गिर जाता है। दोनों कुछ देर साइलेंट रहते हैं। याप मुड़कर बस इतना पूछता है, क्या? वो कहता है कि जब कोई बड़ा ईवल खत्म होता है तो उसे हराने वाला ही अगला ईवल बन जाता है। कार के अंदर सम याप बेग जे की तरफ देखता है और पूछता है कि उसका मतलब क्या है। बेग जे बताता है कि इसी वजह से उनका कंट्री बैटल ग्राउंड में वीक बन गया, जिस पर याप कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सोमन याप ये समझ जाता है कि वॉर के बाद हायर अप एस्पर्स से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वही लोग उन्हें चैलेंज न कर दे, और वो कंक्लूड करता है कि ये लोग कभी चेंज नहीं होते। जिस पर जे आगे कहता है कि इसी वजह से बैटल ग्राउंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और कंट्री चाहती थी कि सारे स्ट्रॉन्ग एस्पर्स उसके कंट्रोल में रहे, जिसमें वो खुद भी शामिल था। ये सुनकर यप कहता है कि वो इमेजिन कर सकता है कि आगे क्या हुआ होगा। तो वो अस्यूम करता है कि सारे स्ट्रॉन्ग कोरियन एस्पर्स बाहर चले गए, या तो एथलीट्स बनने के लिए या कोचेस बनने के लिए। बेग जेहजो हंसते हुए कंफर्म करता है और कहता है कि उसे तो उन स्काउंड्रल्स के पैर तोड़ देने चाहिए थे जो पहले उन्हें यूज करना चाहते थे। जिस पर याप उसे याद दिलाता है कि उसने ऐसा करने के बजाय मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट से वर्ड्स के साथ कन्फ्रंट किया था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि वो सबका फायदा उठा रहे थे। रियर व्यू मिरर में देखते हुए बेगजे कहता है कि उन्हें सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा और एथलीट्स का एवरेज लेवल बहुत लो है। वो सोम याप की तरफ मुड़कर बात कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन तुरंत उसे नो से रोक दिया जाता है। जे कंप्लेन करता है कि उसे बोलने भी नहीं दिया गया, लेकिन याओप पहले से जानता है कि वो उसे बैटल ग्राउंड में पार्टिसिपेट करने को कहने वाला है। और ओल्डर मैन इंसिस्ट करता है कि प्राइम एज में किसी का यूं वेस्ट होना गलत है। सीमेन याओप जवाब देता है कि ये वेस्ट नहीं है, और वो अब एस्पर की लाइफ नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसने वो लाइफ लास्ट डंजन में ही खत्म कर दी थी। लेकिन जाहो इंसिस्ट करता है कि अब तो ये सिर्फ एक स्पोर्ट है। इसके जवाब में याप कहता है कि उसने कभी खुद को रिस्पॉन्सिबल फील ही नहीं किया, और पूछता है कि क्या वो ऐसा लगता है जो दूसरों के लिए फाइट करेगा। याप एक्सप्लेन करता है कि जब वो यंग था तब सर्वाइवल के लिए फाइट करता था, और एस्पर बनने के बाद रिकॉग्निशन के लिए जीता रहा, और अब आखिर में वो पूछता है कि क्या वो अब अपने लिए भी नहीं जी सकता। वो आगे कहता है कि मीडिया हेडलाइंस से पागल हो जाएगी कि दुनिया का सेवियर वापस आया है कोरिया को बचाने, और सब लोग उससे एक्सपेक्टेशंस बांध लेंगे। बेग जे पूछता है कि क्या वो ऑनेस्टली बैटल ग्राउंड में इंटरेस्टेड नहीं है। साइमन याप साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे यह सर्कस जैसा लगता है, इसलिए वो इसे हेट करता है। एक साई के साथ जे कहता है कि वो समझता है और अब कुछ किया नहीं जा सकता। याप उसे चुपचाप देखता रहता है, लेकिन बेग जे कहता है कि नेशन के एस्पर्स लॉस्ट कॉज नहीं है। यह सुनकर सोमन याप पूछता है कि उसका क्या मतलब है। जे जवाब देता है कि उनके पास अभी भी एस्पर्स है, जैसे वो रोड पर लगे बिलबोर्ड पर बेक हान की इमेज दिखाई देती है, जिस पर याओप कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी बेक जाहो रिवील करता है कि वो उसकी डॉटर है। याओप सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे हान की 6 ईयर ओल्ड वाली याद आती है, जिस पर जाहो उसे करेक्ट करता है कि 17 ईयर्स पास हो चुके हैं और वो अब 23 की हो चुकी है। याओप बात को संभालते हुए कहता है कि वो ब्यूटीफुल है और 17 ईयर्स सच में उड़ गए हैं, फिर भी उसके फेस में चाइल्डहुड की ट्रेसेस दिखती है। जाहो उसे बस रुकने को कहता है और वो अपोलोजाइज करता है। कार नाइट स्काई के नीचे रोड पर चलती रहती है। आखिरकार वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, एक बड़ा मॉडर्न हाउस। बाइक यानी जाहो की वाइफ हंसी सामने आती है और याओप का नाम लेकर बुलाती है। वो उसे ग्रीट करती है और कहती है कि वो इतने लंबे टाइम बाद आखिरकार वापस आया है। याओप जवाब देता है कि उसके लिए तो बस 1 वीक ही हुआ है। सियोम याओप मजाक करता है कि वो 1 ही वीक में बहुत एज हो गया है, जिस पर संशी हंसते हुए उसे सिली कहती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो ड्राइविंग से टायर्ड होगा, लेकिन जाहो कहता है कि ये उस फ्रेंड के लिए सबसे कम है जिसे वो 17 ईयर्स से डेड समझ रहा था। कपल को देखते हुए याओप सोचता है कि अब ये सब उसे धीरे धीरे रियल फील होने लगा है और वो सच में सर्वाइव करके वापस आ गया है। वो रियलाइज करता है कि ये एक पीसफुल वर्ल्ड है जहां वॉर्स और डंजन्स नहीं है, और उस हाउस के सामने खड़े होकर वो सोचता है कि अब वो अपनी लाइफ के साथ क्या करेगा। फिलहाल वो डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स करेगा और रिमोट कंट्रोल उठा लेता है। सोफा पर लेटकर सुमन याप सोचता है कि क्या कुछ अच्छा चल रहा है। तभी स्क्रीन पर कुछ देखकर वो सडनली सरप्राइज्ड हो जाता है। वो उठकर बैठ जाता है और स्टेयर्स टू हेल का रीप्ले देखकर सेलिब्रेट करता है। एंडिंग जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है। क्लेंच्ड फिस्ट्स के साथ वो बोलता है, ये वही है। फिर यायोप डिक्लेयर करता है कि यही रीजन है जिसके लिए वो सर्वाइव हुआ। तभी बेगजू रूम में एंटर करता है और उसे ये कहते हुए सुनता है कि वो पूरी सीरीज स्नैक्स के साथ बिंज वॉच करने वाला है। वो आगे कहता है कि वो 2005 से अब तक की सारी शोज देखेगा। ये सुनकर जेओ शॉक्ड रह जाता है। जे भागकर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो सच में घर पर बैठकर सारी मिस्ड शोज ही देखेगा। सोमन उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था वो जो चाहे कर सकता है।
जे रिलक्टेंटली अग्री कर लेता है, लेकिन तभी बायाक जे कर्टन खोलता है और बताता है कि रिपोर्टर्स कई दिनों से बाहर खड़े हैं और जब तक उसे नहीं देखेंगे जाने वाले नहीं हैं, जिस पर यॉब सोफा से उठकर देखने जाता है। विंडो के दूसरी तरफ रिपोर्टर्स की मैसिव क्राउड खड़ी होती है। वो मुड़कर उन्हें अनोइंग लीचेस कहता है। यह समझकर कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो सोफा से उठ जाता है। आखिरकार सेओमुन याओब जे को ऑर्डर देता है कि अगले दिन रिपोर्टर्स को गैदर करे। वो जोड़ता है कि वो उन्हें बस ये बताने के लिए बुलाएगा कि वो उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए। अगले दिन एक लार्ज बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कैमरास फ्लैश करने लगते हैं। सेओन याओप और बायाक जे जो स्टेज पर आते हैं और रिपोर्टर्स कमेंट करते हैं कि वो काम लग रहा है और इवेंट उम्मीद से जल्दी हो गया। अनाउंसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत डिक्लेयर करता है और याओप फ्लैशेस का सामना करता है। माइक्रोफोन पकड़कर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि जैसा सब देख रहे हैं वो वापस आ चुका है और ये सिचुएशन उसके लिए भी उतनी ही क्यूरियस है जितनी उनके लिए। साइड में खड़ा जहो राहत की सांस लेता है और सोचता है कि इस बार वो सिचुएशन सही हैंडल कर रहा है। लेकिन याप आगे कहता है कि वो बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है और सब अपने क्वेश्चंस पूछ ले और फिर उसकी लाइफ से निकल जाए। यह सुनकर जाहो रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और अनाउंस करता है कि क्वेश्चंस 1 बाय 1 लिए जाएंगे। फाइनल डंजन से वापसी के बारे में पूछे जाने पर स्मान याप कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, वो बस हॉस्पिटल में जाग गया। अगला क्वेश्चन आता है तो वो डिनाई करता है कि उसे लास्ट 17 ईयर्स की कोई मेमोरी है। वो कहता है कि उसका बाकी हीरोज से कोई कांटेक्ट नहीं रहा और वो अपनी एसेट्स वापस लेने का कोई प्लान नहीं रखता। वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहता है और हाथ उठाए हुए रिपोर्टर की तरफ पॉइंट करता है। रिपोर्टर पूछता है कि क्या उसने बैटल ग्राउंड के बारे में सुना है कोच बक जी के साथ। यॉब कंफर्म करता है कि उसने सुना है। फिर रिपोर्टर पूछता है कि क्या वो बैटल ग्राउंड प्लेयर बनने वाला है। क्राउड में विस्पर्स शुरू हो जाते हैं।